everyone, I am Anirudh Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. So guys, today we are going to discuss about some important MCQ questions which are related to chapter biomolecules. This is very important for 12th standard and it is also important for those students which are prepared to IIT and NEET and etc. तो गाइज़ जैसा कि मैं बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये 12th क्लास के बच्चों के लिए और जो बच्चे आईआईटी या नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों पहले वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया था और आज हम लोग 31 से लेकर करीब 40 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में करीब मैंने 70 MCQ क्वेश्चन दे दिया है। तो बच्चों चलिए, और काफ़ी क्वेश्चन मैंने कराया है। तो क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग डाइसैकराइड इज। कह रहा है कि निम्नलिखित डाइसैकराइड के लिए बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की बात हमको आपको दो एक चीज़ें ध्यान देना है बच्चों। क्या ध्यान देना है वही हमको आपको बताना है। ध्यान ये देना है कि कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो देख लो, पहले आप फिगर देख लो, ये स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, और दो आपको स्ट्रक्चर दे रहे हैं। एक स्ट्रक्चर ये है बच्चों, एक ये है, ओके ये है, दो स्ट्रक्चर है, समझ लिया जाए। ये कुछ हेक्सागोनल है और ये कुछ पेंटागोनल है, ठीक है। अंतर क्या है दोनों में, थोड़ा सा अंतर दोनों में बहुत है, ठीक है, अंतर दोनों में बहुत है। ये पेंटोज शुगर है और ये पेंटोज शुगर आपका नहीं कहलाता है। तो यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि पहले ऑप्शन में कह रहा है कि रिंग ए, ये रिंग ए और ये रिंग बी है, तो समझते रहिएगा। रिंग ए इज़ पायरानोज विद अल्फ़ा डी ग्लूकोसिडिक, ठीक है। क्या रिंग ए, ये पहला फिगर, क्या अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हाँ भैया कर रहा है। कैसे होता है अल्फ़ा डी, देख लो। आज मैं पहले आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रहा हूँ। हम लोग जो है खूब अच्छे से पढ़े थे बच्चों कि ग्लूकोज में अंदर में स्टार्टिंग OH, बाहर H, फिर यहाँ H, फिर यहाँ OH, फिर क्या होता है यहाँ पे H, यहाँ पे OH। और ग्लूकोज के कंडीशन में जो चीज़ें सामने पे होगी वही चीज़ें फ्रंट पे होंगी। यहाँ पर भी OH और यहाँ पे होगा H और ऊपर होगा आपका CH2OH, ठीक है। समझने की बात क्या है बच्चों, यदि देखिएगा फ्रंट साइड ये होता है, ये होता है। फ्रंट साइड में यदि ऊपर के साइड में ये दोनों चीज़ें सेम है तो अल्फ़ा की पोजीशन होती हैं। इसमें दोनों सेम है इसलिए पोजीशन अल्फ़ा की है, ठीक है। और एक चीज़ और भी है, ये अल्फ़ा ग्लूकोसिडिक लिंकेज क्या होता है? अल्फ़ा ग्लूकोसिडिक लिंकेज का मतलब ये होता है बच्चों कि जब कभी लिंकेज अल्फ़ा पे हो, अल्फ़ा पोजीशन का मतलब ये होता है कि सेम पोजीशन का लिंकिंग हो, ठीक है। ये अगर अल्फ़ा डी ग्लूकोज है तो ये भी आपका जो है अगला भी अल्फ़ा का कंडीशन हो। दोनों अल्फ़ा पोजीशन जब जुड़ते हैं उसे कहते हैं अल्फ़ा ग्लूकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो चलिए ठीक है बच्चों, यहाँ देखते रहिए अच्छे से। तो ये क्वेश्चन दूसरे में है, रिंग ए इज़ फ्यूरानोज, तो फ्यूरानोज नहीं है तो गलत है। पायरानोज स्ट्रक्चर कैसे होते हैं बच्चों, पायरानोज। आगे देखो, कह रहा है कि रिंग बी इज़ फ्यूरानोज विद अल्फ़ा डी ग्लूकोज, तो ये गलत है क्योंकि रिंग बी फ्यूरानोज के साथ अल्फ़ा डी ग्लूकोसिडिक लिंकेज नहीं दे रहा है। रिंग बी पायरानोज है तो पायरानोज की कंडीशन तो कुछ हो सकती है, लेकिन कंडीशन कह रहा है बीटा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये बीटा की कंडीशन हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो रिंग बी में जो है बीटा की कंडीशन हो रही है लेकिन स्ट्रक्चर पायरानोज नहीं है। पायरानोज का मतलब हेक्सागोनल और ये कैसा, पेंटागोनल। पेंटागोनल का मतलब बच्चों, पेंटागोनल मीन्स 5 साइड, देखो 5 साइड है, 1 2 3 4 5। तो पेंटागोनल मीन्स 5 साइड होता है, हेक्सागोनल मीन्स 6 साइड। और जो पायरानोज के स्ट्रक्चर होते हैं वो हेक्सागोनल होते हैं, जैसे कि देखो इसमें 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका जो है हेक्सागोनल है और ये पायरानोज स्ट्रक्चर देगा, ठीक है। और अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट भी दे रहा है, देखिए अल्फ़ा पोजीशन भी है। तो इसलिए देख रहे हैं कि चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए एकदम बेटर आंसर है। ऑप्शन ए में दिया है कि रिंग ए इज़ पायरानोज, सही बात है क्योंकि स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है तो पायरानोज दे रहा है। आगे कह रहा है अल्फ़ा की पोजीशन है, तो अल्फ़ा की पोजीशन है भाई क्योंकि फ्रंट पे सेम ग्रुप लगा है।
तो पहला आंसर हो गया। आंसर नंबर 32 पे चलते हैं बच्चों। 32 पे दिया है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च प्रोड्यूस। स्टार्च का अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए तो क्या प्रोड्यूस करेगा? ग्लूकोज फ्रक्टोज करेगा? नहीं, बात गलत है, ग्लूकोज फ्रक्टोज नहीं करता है। एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि जो स्टार्च होता है, स्टार्च पूरा स्टार्च के दो कंपोनेंट हैं, आपने पढ़ा होगा। स्टार्च के कितने कंपोनेंट हैं? दो। आपने अच्छे से पढ़ा होगा स्टार्च के दो कंपोनेंट होते हैं, एक पहला एक दूसरा। स्टार्च का जो पहला कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं एमाइलोज। क्या बोलते हैं बच्चों? एमाइलोज। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। क्या बोलते हैं? एमाइलोपेक्टिन। तो ध्यान देना है बच्चों, बता रहा है कि स्टार्च के दो पार्ट होते हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, स्टार्च के दो पार्ट हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। और स्टार्च जो बना होता है केवल अल्फ़ा डी ग्लूकोज से बना होता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। इसका मतलब केवल ग्लूकोज से बना है। ग्लूकोज की कौन सी यूनिट होती है? अल्फ़ा डी। याद कर लेना, कभी भी स्टार्च बनाना तो स्टार्च के स्ट्रक्चर में जो यूनिट होती है शुगर की, वो ग्लूकोज की यूनिट होती है और वह ग्लूकोज की अल्फ़ा डी की होती है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट होती है। तो ऑप्शन में कह रहा है कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, यदि स्टार्च का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ग्लूकोज यूनिट बनाएगी। चलो देख लो ग्लूकोज किस में है, इसमें तो नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत। इसमें भी ग्लूकोज सुक्रोज है तो ग्लूकोज बनाएगा लेकिन सुक्रोज नहीं बनाएगा। और ऊपर में कह रहा है ओनली ग्लूकोज, तो ये सही है क्योंकि केवल ग्लूकोज यूनिट पाई जाती है स्टार्च में, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 33 है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज गिव। सेलुलोज का अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए तो बच्चों क्या बनाएगा? तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर सेलुलोज का करा दिया जाए तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि जो स्टार्च होता है बच्चों, स्टार्च बना होता है केवल अल्फ़ा डी ग्लूकोज से। अच्छे से याद कर लो, स्टार्च केवल अल्फ़ा डी ग्लूकोज से बना होता है। दूसरा होता है हमारा स्टार्च के बाद सेलुलोज होता है। कौन होता है बच्चों? सेलुलोज। और सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर होता है, सेलुलोज केवल बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है। किससे? बीटा डी ग्लूकोज। यही अंतर है दोनों में। देखिएगा, जब स्टार्च की बात करेगा तो स्टार्च केवल अल्फ़ा डी ग्लूकोज से, और जब सेलुलोज की बात करेगा सेलुलोज केवल बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है। तो चलो देख लिया जाए बीटा डी ग्लूकोज। भाई बीटा तो नहीं दिख रहा लेकिन डी ग्लूकोज दिख रहा है ए में, यही आपका सही भी हो जाएगा क्योंकि ग्लूकोज से ही बनता है सेलुलोज भी। लेकिन होता क्या है कि स्टार्च अल्फ़ा डी से, स्टार्च अल्फ़ा डी से और सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज से। स्टार्च बना होता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज से और सेलुलोज जो है बना होता है बीटा डी ग्लूकोज से, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे देखेंगे। 34 पे कह रहा है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। ठीक है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट। किसी भी प्लांट के सेल वॉल का इसेंशियल, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट कौन होता है? स्टार्च है, एक सुक्रोज है, एक विटामिन है, एक सेलुलोज है। तो सही आंसर है बच्चों सेलुलोज। क्वेश्चन फिर से देखेंगे। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन प्लांट सेल वॉल का बहुत आवश्यक कंस्टिट्यूएंट है। तो देखो स्टार्च है तो प्लांट का इसेंशियल कंपोनेंट स्टार्च नहीं होता है, ना तो सुक्रोज होता है ना तो विटामिन। तो जो सेल वॉल होते हैं, ठीक है, प्लांट में जो सेल वॉल होते हैं, ठीक है, वो सेल वॉल इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट होते हैं किसके? प्रोटीन के। तो कह रहा है कि सेल वॉल, किसी प्लांट में जो सेल वॉल है, ठीक है, वो इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट के लिए होता है सेल वॉल। ठीक है, चलिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इसेंशियल, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन आवश्यक कंस्टिट्यूएंट होता है सेल वॉल का। ठीक है, स्टार्च होता है, सुक्रोज होता है, विटामिन होता है कि सेलुलोज होता है। तो भाई सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल का जो इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट होता है उसका नाम होता है बच्चों सेलुलोज। अच्छे से रट लो। सो इसीलिए बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 35 देखते हैं। 35 नंबर पे क्वेश्चन है सेलुलोज अपॉन एसिटिलेशन।
तो बच्चों क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है सेलुलोज अपॉन एसिटिलेशन विद एक्सेस एसिटिक एनहाइड्राइड H2SO4 कैटालिटिक गिब्स सेलुलोज ट्राईएसीटेट whose structure is, I repeat again of this question, about this question, इस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट में कर रहा हूँ। सेलुलोज अपॉन एसिटिलेशन विद एक्सेस एसिटिक एनहाइड्राइड H2SO4 is behave like as catalytic gives cellulose triacetate whose structure is। कह रहा है बच्चों कि सेलुलोज का स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। और सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर बनाना है वो स्ट्रक्चर है किसका, एसिड एनहाइड्राइड का, ठीक है। और जो H2SO4 है इट इज़ बिहेव लाइक एज कैटलिस्ट। और सेलुलोज ट्राईएसीटेट का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सेलुलोज ट्राईएसीटेट का मतलब होता है कि सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों उसमें ट्राई मीन्स 3, एसीटेट 3 एसीटेट आयन होंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देख लिया जाए 3 एसीटेट कहाँ कहाँ पे होंगे। देखिएगा ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है, स्ट्रक्चर किसका, स्ट्रक्चर सेलुलोज का। और सेलुलोज में 3 एसीटेट, तो ये एक एसीटेट ग्रुप लगा है, एक ये लगा है और एक ये, प्रत्येक एक स्ट्रक्चर सेलुलोज, ये एक स्ट्रक्चर बीटा डी ग्लूकोज का है। तो बीटा डी ग्लूकोज, ये भी बीटा डी ग्लूकोज, ये भी बीटा डी ग्लूकोज। तो बेटा यही समझना है कि जब जैसे सपोज करिए इसका नाम बीटा डी ग्लूकोज है, इसका भी नाम बीटा डी ग्लूकोज, इसका भी नाम बीटा डी ग्लूकोज। तो जब कभी भी 2 बीटा डी ग्लूकोज, एक ये और एक है, बेटा अच्छे समझते रहना, जब कभी भी 2 बीटा ग्लूकोज, 1 और 2, जब कभी भी 2 बीटा डी ग्लूकोज के यूनिट, जब कभी 2 बीटा डी ग्लूकोज यूनिट आपस में किसी ग्रुप द्वारा अटैच होती हैं तो इसी प्रकार के लिंकेज को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बच्चों फिर से सुन लो, जब कभी 2 शुगर यूनिट, एक शुगर यूनिट ये है और एक ये है, 2 शुगर यूनिट आपस में ज्वाइन होते हैं बाई किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा। जब कभी 2 शुगर यूनिट, बच्चों अच्छे से फिर से देख लो, जब कभी 2 शुगर यूनिट आपस में ज्वाइन करते हैं बाई किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा। व्हेन 2 शुगर यूनिट, 1 और 2, जब 2 शुगर यूनिट आपस में ज्वाइन करते हैं बाई ऑक्सीजन गैस के द्वारा, बाई ऑक्सीजन के द्वारा, इसी प्रकार के लिंकेज को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इसी प्रकार के लिंकेज को कहते हैं बीटा लिंकेज। क्या बोलते हैं, बीटा। कैसे बीटा लिंक हुआ भाई, ये भी बीटा डी ग्लूकोज, ये भी बीटा डी ग्लूकोज, ये भी बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जब आपस में अट्रैक्ट होंगे तो भाई किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा। बात समझिएगा, जब कभी 2 या 2 से अधिक बीटा डी ग्लूकोज आपस में अटैच होंगे बाई ऑक्सीजन के द्वारा, तो इसी को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अब देखिए ये दो शुगर यूनिट आपस में अटैच हुए ऑक्सीजन के द्वारा, 2 शुगर यूनिट ऑक्सीजन के द्वारा ऐड हो गए। तो इस प्रकार के अटैचमेंट को, जब कभी 2 शुगर यूनिट आपस में अटैच हो तो इस प्रकार के अटैचमेंट को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, तो बच्चों समझ में आ गया होगा। और ये स्ट्रक्चर भी है सेलुलोज का। चलिए ठीक है, हम लोग अब जो है थोड़ा आगे चलेंगे। और ऑप्शन भी दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के बाद बेटा आंसर ए हो गया, ए ऑप्शन था, और दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी। चलिए बेटा, बेटा यहाँ से हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन दिया है, जिसे हिंट में दिया है सेलुलोज कंटेन बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसका मतलब कह रहा है सेलुलोज कंटेन करता है बीटा, जो बीटा डी ग्लूकोज यूनिट बन रही है, 2 शुगर यूनिट बीटा डी की बनी थी। कह रहा है कि उसमें जो ज्वाइनिंग होती है, एक ब्रेकिंग होती है, वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पे ही होती है। कहाँ कहाँ पे होती है बच्चों, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, 2 पोजीशन पे होती है बस। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर पे क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन क्या दिया है 36 पे, 36 पे दिया है कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज। वह कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है मैंने नोट किया है, हमको लग रहा है इसमें मैंने गलत तो टिक नहीं कर लिया है।
भाई ह्यूमन बॉडी में तो स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। मैंने ग्लाइकोजन लगाया है, आप इसको सही कर लीजिएगा, ये गलत है। ग्लाइकोजन टिक जो मैंने लगाया वो गलत टिक लगा है। टिक इसमें मैं बता रहा हूँ बेटा, जितने प्रकार के ह्यूमन हैं या सॉरी जितने ह्यूमन होते हैं, सारे मनुष्य, पूरे संसार की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे संसार में बेटा जितने मनुष्य हैं, ठीक है, उनका जो भोजन होता है, उनके भोजन में ज़्यादा मात्रा में स्टार्च का कंपोजिशन होता है और स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा कार्बोहाइड्रेट स्टोर होगा। तो भाई जो भी फूड हम खा रहे हैं उसमें स्टार्च ज़्यादा है, तो स्टार्च ही नामक कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगा। तो ह्यूमन बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसका नाम है स्टार्च। तो सी ऑप्शन आपका सही है, तो सी को आपको टिक करना है, आप बी को टिक मत करिएगा, सी सही है। तो बेटा अगला क्वेश्चन दिया है 37 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव मैक्सिमम एनर्जी इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मैक्सिमम एनर्जी इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस में कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी बॉडी को देता है। प्रोटीन देता है कि लिपिड्स देता है, विटामिन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। तो कार्बोहाइड्रेट देता है बच्चों, रट लो अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मैक्सिमम एनर्जी इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस में सबसे ज़्यादा एनर्जी बॉडी को देता है कार्बोहाइड्रेट। सो गाइज इसलिए डी ऑप्शन आपका सही है। हमेशा रट लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट ही बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है मेटाबॉलिक के केस में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा 38 नंबर पे है, रेयान इज़, जो रेयान होता है वो नेचुरल सिल्क होता है कि नेचुरल और प्लास्टिक रबर होता है कि आर्टिफिशियल सिल्क होता है, सिंथेटिक जो है प्लास्टिक होता है। तो बेटा अच्छे से रट लो कि रेयान जो होता है, बेटा अच्छे से रट लो कि जो रेयान होता है ये एक आर्टिफिशियल सिल्क होता है, ठीक, अच्छे से रट लो। आर्टिफिशियल सिल्क इज़ आ रेयान, इज़ आ प्रोडक्ट ऑफ रेयान। तो रेयान जो है, रेयान के अंतर्गत में आर्टिफिशियल सिल्क आता है। अच्छे से रट लो, आर्टिफिशियल सिल्क इज़, आर्टिफिशियल ऐसे बोल दीजिए, रेयान इज आर्टिफिशियल सिल्क। रेयान एक आर्टिफिशियल सिल्क होता है, इसीलिए 38 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। कौन होगा? ऑप्शन बी। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा 39 नंबर पे है। 39 नंबर पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर पे बेटा क्वेश्चन है, प्रोटीन कंटेन मेनली। प्रोटीन मेन क्या कंटेन करता है, ठीक है। तो प्रोटीन देखो, प्रोटीन जो होता है बच्चों, प्रोटीन में एमिनो एसिड पाया जाता है और एमिनो ग्रुप होते क्या है? एमिनो ग्रुप होता है कि एक हाइड्रोकार्बन से एक साइड में कार्बोक्सिलिक लगा लो और एक साइड में एमिनो ग्रुप लगा लो। अच्छे समझ लो बच्चों, देख लीजिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि प्रोटीन के जो प्रोटीन होते हैं इनके अंदर में एमिनो एसिड पाया जाता है। कौन एसिड? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर थोड़ा जान लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या क्या पाया जाएगा। एमिनो एसिड का जब स्ट्रक्चर बनाते हो बच्चों, तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन बनाओ और उसके एक साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाओ और उसके दूसरे साइड में एमिनो ग्रुप लगा दो। एमिनो का मतलब NH2 ग्रुप, और दूसरे साइड में चाहे जो लगा लो, ठीक है। चलिए अब देखिए कितने हो गए। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। देखो किसमें सही है? इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नहीं है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, ये दोनों नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो यहीं देख रहे थे कि एमिनो एसिड में पाया जाता है, और एमिनो एसिड जो है वो पाया जाता है किसमें? प्रोटीन में। तो बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर पे, प्रोटीन आर हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम्स। प्रोटीन आर हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम्स। प्रोटीन कह रहा है कि उसको हम हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं बाय एंजाइम के द्वारा, एंजाइम कैटलिस्ट के द्वारा। तो क्या प्रोड्यूस करेगा कि डिहाइड्रोक्सी एसिड देगा, एमीन देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, अमीनो एसिड देगा। तो भैया अमीनो एसिड देता है, अच्छे से रट लो। जब कभी भी प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलाइज्ड कराएंगे बाय एंजाइम के द्वारा, तो कभी भी एंजाइम के द्वारा यदि प्रोटीन का हाइड्रोलाइज होगा तो वो हमेशा अमीनो एसिड देगा। क्या देगा? अमीनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन बना ही होता है अमीनो एसिड से। और जब हम हाइड्रोलाइज कराएंगे बाय एंजाइम के द्वारा, तो एंजाइम तो बिहेव करेगा लाइक एज कैटलिस्ट, ठीक है, और वो प्रोड्यूस करेगा अमीनो एसिड। सो गाइस ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले पे चलते हैं। 41 नंबर पे है, एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग्स ब्लॉक ऑफ। एमिनो एसिड
किससे बना होता है? सिंपल सी बात है, अमीनो एसिड ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, मतलब अमीनो एसिड किस में ज़्यादा पाया जाता है कि या अमीनो एसिड किस में ज़्यादा पाया जाता है, या अमीनो एसिड किस में बहुत ज़्यादा मात्रा में एक चेन बना के रखता है, एक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में दिखता है। तो अमीनो एसिड चेन बना के सबसे ज़्यादा बेटा प्रोटीन में पाया जाता है। प्रोटीन में अमीनो एसिड पाया ही जाता है, और वह अमीनो एसिड जो हो देखिए टोटल जो प्रोटीन होता है उसमें अमीनो एसिड पाए जाते हैं, और टोटल 20 अमीनो एसिड हमें क्लास 12th का जो चैप्टर बायोमॉलिक्यूल है उसमें टोटल 20 अमीनो एसिड के बारे में बताया गया है, जिसमें से 10 अमीनो एसिड जो हैं बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, और 10 ऐसे हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, और जो बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं उन्हें कहते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, और जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। तो बच्चों मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दिया, इसलिए अच्छे से रट लो कि अमीनो एसिड जो बिल्डिंग ब्लॉक करता है ये प्रोटीन में करता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है बच्चों कि एन एग्जाम्पल ऑफ एन अमीनो एसिड कंटेन बेंजीन रिंग, एक ऐसा बेंजीन कह रहा है, एक ऐसा अमीनो एसिड का एग्जाम्पल बताओ जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। तो ऐसा बना लो कि बेंजीन रिंग के ऊपर ही एक अमीनो एसिड बना लो, तो उस अमीनो एसिड का नाम हो जाएगा जिसमें बेंजीन प्रेजेंट होगा, उस अमीनो एसिड का नाम होगा ट्रायोसाइन। क्या नाम होगा? ट्रायोसाइन। इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए बच्चों और देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला क्या है? ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये आपका करेक्ट नहीं है। बी क्या है? ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, क्या सभी अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है? ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब मिरर के सामने रखने पर उनका जो है जो इमेज है वो एकदम उल्टा दिखना चाहिए, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और उल्टा नहीं दिखेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो बेटा समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखो, तीसरे पे कह रहा ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन, सभी अमीनो एसिड ग्लाइसिन को छोड़कर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो ये सही है। अगला डी में कह रहा है बच्चों कि ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लूटामिक एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये भी गलत है आपका। तो आप तो अभी इन सब का एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि वह कौन सा कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आपका सी वाला स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा। सी में कह रहा है कि ऑल अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़कर सभी अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, सभी मिरर इमेज देते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर पे क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द अकायरल अमीनो एसिड इज़। ठीक है, निम्नलिखित में से बताइए कौन अकायरल अमीनो एसिड है। अकायरल का मतलब कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट नहीं, सेम ग्रुप से लगाओ। यदि कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट हो बच्चों तो कायरल होगा, और डिफरेंट नहीं होगा तो अकायरल होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ अकायरल की बात किया है, मतलब कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से नहीं होना चाहिए। कार्बन की चारों वैलेंसी में चाहे 2 ही सेम हो चाहे 3 ही सेम हो, ये बात हो रही है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, वह कौन सा अमीनो एसिड है जो अकायरल की कंडीशन बता रहा है। तो अभी हमने देखा था, कौन है वो? हमने देखा था अभी जस्ट, आप भी देखे होंगे बच्चों। तो हमने अभी जो देखा था उसमें अच्छे से, उसमें आपने भी देखा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसमें अभी आपने देखा था, ये देखिए इसी में, इसमें कह रहा है कि वह कौन सा है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो केवल ग्लाइसिन है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो वही कंडीशन इसमें भी है। कह रहा है कि अकायरल, जो अकायरल होते हैं बच्चों, अकायरल का मतलब कार्बन की चारों वैलेंसी मतलब में 2 ही सेम होने चाहिए। अगर सेम वैलेंसी हो जाएगी तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ऑप्टिकली एक्टिव अभी हमने देखा कि क्वेश्चन में कह रहा था कौन ऑप्टिकली एक्टिव, यहाँ पे देखिएगा अभी ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है। तो भाई स्टेटमेंट ऑप्टिकली एक्टिव है, तो कह रहा है ग्लाइसिन को छोड़कर सभी ऑप्टिकली एक्टिव हैं। इसका मतलब जो ग्लाइसिन है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। जो ग्लाइसिन है बच्चों वो कायरल कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है, वो अकायरल फॉलो कर रहा है। तो उसी का आंसर इसमें, उसी को क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया बताइए कि अकायरल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो भैया ऑप्टिकली एक्टिव कौन नहीं होगा? ऑप्टिकली एक्टिव जो है वो आपका जो है ये बी सही हो जाएगा, 2 मेथाइल ग्लाइसिन। ठीक है, और मैं थोड़ा सा देख के बता रहा हूँ। यस,
ग्लाइसिन, एकदम सही है। 2 मेथाइल ग्लाइसिन जो होता है ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसलिए ये अकायरल है, ठीक है, और इसको बोलते हैं सिमेट्री की कंडीशन। तो इसीलिए बच्चों आपका बी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 को तो अच्छे से देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 55 है, अमंग द फॉलोइंग यल सीरीज इज, बताइए निम्नलिखित में से कौन यल सीरीज़ है। आपका ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला। तो बच्चों यल सीरीज़ थोड़ा सा समझ लीजिएगा, पूछ रहा है कौन सा यल सीरीज़ का एग्जाम्पल है भाई, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, चारों ऑप्शन में पूछ रहा है कि यल सीरीज़ कौन है, ठीक है। तो यल सीरीज़ में ध्यान देना है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप देखेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर यल सीरीज़ का जो होता है वो केवल बी वाला होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी देख लो, सब में सारी चीज़ें सब में सेम है, थोड़ा सा उनका अरेंजमेंट एक फिक्स्ड पोजीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि कार्बन से हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, जैसे अटैचमेंट आपको दिख रहा है, एग्जैक्ट इस टाइप का अटैचमेंट जहाँ दिखेगा वो यल सीरीज़ का जो है यल सीरीज़ का अटैचमेंट होता है, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है बेटा। चलिए, और यल सीरीज़ देखो हिंट भी नीचे दिया है, यल सीरीज़ का कुछ एग्जांपल ऐसे होता है, यल सीरीज़ आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा ध्यान देना है स्ट्रक्चर को आपको बस। अगला क्वेश्चन है बच्चों 46 है, लाइसिन इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर इन द पीएच रेंज। कह रहा है लाइसिन बहुत कम सॉल्युबल होता है वाटर में और इसका पीएच रेंज आप बताइए। तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, जब वाटर में सॉल्युबल कम होगा, ठीक है, जब कोई चीज़ वाटर में बहुत तेज़ी के साथ सॉल्युबल होता है, H+ आयन को रिलीज़ करता है तो मीडियम उसका एसिडिक होता है। वाटर में कह रहा है कि लाइसिन, और लाइसिन होता क्या है, ठीक है, लाइसिन एक बेस है। सबसे पहले तो ये जानो लाइसिन है क्या बेटा। अभी हमने DNA RNA पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि DNA और RNA के दोनों के 4 बेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखना है कि लाइसिन जो है, ठीक है, लाइसिन का नेचर जो है कुछ बेसिक होगा। कह रहा है कि लाइसिन इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम वाटर में सॉल्युबल है, तो उसका पीएच रेंज क्या होगा, तो उसका पीएच रेंज थोड़ा सा क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा बेसिक मीडियम के साइड में। और बेसिक का इसमें वैल्यू देखो 3 to 4 अगर देखेंगे तो एसिडिक का वैल्यू बताएगी, 6 to 7 बताएंगे तो एसिडिक बताएगी, 5 to 6 एसिडिक बताएगी। तो हमें बेसिक में जाना है, बेसिक की वैल्यू केवल 8 to 9 है, इसलिए आपका डी आपका सही है, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ओके, 8 to 9 बेसिक में आता है, इसलिए ये 8 to 9 सही है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे देखते हैं। 47 नंबर पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द पेप्टाइड चेन। निम्नलिखित में से 4 में से बताइए कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो पेप्टाइड चेन को बताते हैं। तो पेप्टाइड चेन की कहानी देख लो, तुरंत समझ में आ जाएगा। भाई कार्बन है, कार्बन से जो ग्रुप लगेगा वहाँ पे C डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है। मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ बच्चों, अच्छे से देख लो। जैसे C है, C के दोनों साइड में ध्यान देना है खूब अच्छे से। पेप्टाइड चेन कैसे हम जानते हैं, कार्बन है बेटा, कार्बन के दोनों साइड में अलग अलग ग्रुप लगे हैं, जैसे कि एक साइड में कार्बोक्सिलिक लगा हो और एक साइड में एमीन लगा हो, NH, ये चीज़, ठीक है। और यहीं क्योंकि देख लो, क्योंकि जो पेप्टाइड चेन बनती है वो होता है CONH का। पेप्टाइड चेन कहते किसको हैं बच्चों, CONH के चेन को ही कहते हैं पेप्टाइड चेन। क्या बोलते हैं, CONH के चेन को ही कहते हैं पेप्टाइड चेन। तो जहाँ हमें CONH दिख जाए वहीं हमारा पेप्टाइड चेन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो CONH हमें यहीं दिखना चाहिए। तो देख लो चारों में, देखो CONH लगातार किस में दिख रहा है, देखो अच्छे से देखिएगा, CONH, लेकिन लगातार नहीं, मतलब ऐसे दिखना चाहिए। जैसे कोई ग्रुप कार्बन है, जैसे कोई ग्रुप कार्बन है, कार्बन से लगेगा CO, फिर उससे लगेगा NH, ठीक है, उससे फिर कार्बन, कार्बन से फिर CO और फिर NH, ऐसा दिखना चाहिए। मतलब बीच में एक कार्बन, उसके बाद CO, फिर NH लगातार, CONH लगातार होगा। एक CONH के बाद फिर एक कार्बन आएगा, फिर एक CONH, फिर एक CONH के बाद फिर एक कार्बन, फिर CONH, मतलब CONH लगातार होगा एक बार, उसके बाद कार्बन आएगा, फिर CONH लगातार आएगा, ऐसा आपको देखना है। चलिए देखिए CONH तो है लेकिन लगातार फिर CONH हो गया, मतलब ये नहीं होगा। चलिए दूसरा देखिएगा, दूसरे में CONH तो है, बीच में कार्बन भी है लेकिन कार्बन 2 बार से ज़्यादा हो गया,
कार्बन बीच में CONH, CONH के बाद केवल एक कार्बन का गैप होना चाहिए, बाद में फिर CONH, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 2 कार्बन का गैप है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तीसरा देखो देखते रहना अच्छे से, NH है तो इसके पहले CO रहा होगा, फिर एक कार्बन है, फिर देखो CONH, ठीक है बच्चों। फिर देखिए, फिर एक कार्बन, फिर CONH, फिर एक कार्बन, फिर CONH इधर। तो कहने का मतलब ये आपको लग रहा है कि CONH, देखते रहिए अच्छे से, यहाँ पे CONH, फिर बीच में कार्बन, फिर CONH, तो यहाँ की कंडीशन सही चल रही है, तो इसलिए ये पेप्टाइड लिंकेज को फॉलो करेगा, C फॉलो करेगा। D देखो फॉलो कर रहा है कि नहीं, D में है CONH, लेकिन कार्बन देखो 2 का गैप कर दिया ना, गैप केवल एक कार्बन का होना चाहिए, तो इसका मतलब हमें इस सब में केवल एक सही है, केवल C, इसलिए C इज़ द राइट आंसर। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर पे है। कह रहा है कि स्टार्टिंग विद 3 डिफरेंट न्यूट्रल एमिनो एसिड मॉलिक्यूल, हाउ मेनी डिफरेंट ट्राईपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स कुड बी फॉर्म्ड। कह रहा है कि स्टार्टिंग विद 3 डिफरेंट न्यूट्रल एमिनो एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है, स्टार्टिंग विद, कह रहा है स्टार्टिंग किया जा रहा है 3 डिफरेंट न्यूट्रल एमिनो एसिड मॉलिक्यूल से, हाउ मेनी डिफरेंट ट्राईपेप्टाइड मॉलिक्यूल कुड बी फॉर्म्ड। इसमें कितने ट्राईपेप्टाइड मॉलिक्यूल फॉर्म हो सकते हैं, फॉर्म होने चाहिए, तो ये आपको बताते रहिएगा कितने होंगे। कह रहा है क्या 12, अच्छे समझिए, कह रहा है कि यदि 3 डिफरेंट न्यूट्रल एमिनो एसिड मॉलिक्यूल से शुरुआत की जाए और हाउ मेनी डिफरेंट ट्राईपेप्टाइड मॉलिक्यूल, उसमें कितने ट्राईपेप्टाइड मॉलिक्यूल होने चाहिए, ठीक है। तो ट्राईपेप्टाइड मॉलिक्यूल, इसका मतलब समझिएगा, ट्राईपेप्टाइड का मतलब है 3 बार लगातार कह रहा 3 टाइम्स पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो कितनी बार होंगे, तो मुश्किल से आप मैक्सिमम 6 टाइम आप कर सकते हैं, यदि 3 लिए हैं तो उसका डबल, तो देख लीजिए किसमें उसका डबल होगा, 3 है तो उसका डबल 6। जैसे इसमें कह रहा है कि 48 में स्टार्टिंग 3 डिफरेंट न्यूट्रल एमिनो एसिड्स मॉलिक्यूल, हाउ मेनी डिफरेंट ट्राईपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स कुड बी फॉर्म्ड। ए में है क्या 12 फॉर्म होगा कि 3 फॉर्म होगा कि 9 फॉर्म होगा कि 6 फॉर्म होगा। तो बच्चों मैंने अभी बताया उसका डबल होगा, 3 है तो उसका डबल होगा 6, तो डी आपका राइट आंसर होगा, केवल 6 जो है ट्राईपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स फॉर्म होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 पे, द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन इज़। प्रोटीन का मेन स्ट्रक्चरल फीचर कैसे होता है। कह रहा है कि क्या ईस्टर लिंकेज होता है, पेप्टाइड लिंकेज होता है कि ईथर लिंकेज होता है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, सभी होते हैं। तो बेटा हमने 20 बार पढ़ा है कि जब कभी भी हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर, उनमें जो बॉन्ड अटैच होता है वो पेप्टाइड लिंकेज बॉन्ड अटैच होता है, तो पेप्टाइड लिंक एमिनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज से बना होता है, इसलिए आपका पेप्टाइड लिंकेज ऑप्शन सी में है, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है 50 पे, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो किसको रेफर करता है भाई, किसको बताता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड को बताता है, नहीं भाई गलत है। दूसरा कह रहा है कि फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बैकबोन, कह रहा है कि क्या बच्चों, कह रहा है कि क्या फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन को बताता है, कि अल्फ़ा हेलिकल बैकबोन को बताता है, कि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन को बताता है। तो बच्चों अच्छे से जान लो कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है वो फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बैकबोन को बताता है। सो गाइस बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों देखिएगा 51 पे है, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाई। जो हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता है वो स्टेबलाइज किसके द्वारा किया जाता है, डाईपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, ईथर बॉन्ड के द्वारा, कि पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो बच्चों खूब अच्छे से जान लो कि जो हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का जो हेलिकल या हेलिक्स से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं वो स्टेबलाइज किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। अच्छे से रट लो, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज बाई हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होगा वो स्टेबलाइज किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। सो गाइज बी इज़ द राइट आंसर। अब आगे चलते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन 52 पे है बच्चों, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज स्टेबलाइज बाई। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टेबलाइज किया जाता है बाई पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। ठीक, इसको तो मैं पढ़ा दिया हूँ भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, यही आंसर होगा बी आपका इसमें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 53 नंबर पे क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटीन इज फॉल्स। कह रहा है प्रोटीन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉल्स है। ए में है हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। कह रहा है क्या हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज करता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को। हाँ भैया करता है, सही है, ये सही है। बी में कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज द बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर, सही है भाई, बीटा प्लेटेड सीट भी देता है, हमने पढ़ा है। सी में कह रहा है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड आर ओनली फॉर स्टेबलाइज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये भी सही है। कह रहा है जो हाइड्रोजन बॉन्ड आर ओनली फॉर स्टेबलाइजिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है फोर्स करता है बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन आगे कह रहा है डी में हाइड्रोजन बॉन्ड आर द ओनली फॉर स्टेबलाइजिंग द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कह रहा है कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्या ओनली फोर्स करता है, तो नहीं, ये सही नहीं है, ये फॉल्स है। इसीलिए बच्चों डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर है, प्रोटीन के लिए ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन पे है, प्रोटीन कैन बी डीनेचुरेटेड बाई। प्रोटीन किसके द्वारा डीनेचुरेटेड की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, डीनेचुरेशन में हमने पढ़ा था प्रोटीन का जब नेटिव फॉर्म हो जाता है, जब प्रोटीन नेटिव फॉर्म में होता है तो जो वो स्ट्रक्चर बनाता है वो स्ट्रक्चर अनकॉइल्ड हो जाते हैं। ठीक है, अनफोल्ड स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सही से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है। तो वही कह रहा है कि प्रोटीन कैन बी डीनेचुरेटेड बाई। प्रोटीन किसके द्वारा डीनेचुरेटेड होता है। कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड की हीट के द्वारा। तो बच्चों को अच्छे से रट लो, प्रोटीन कैन बी डीनेचुरेटेड बाई हीट। अच्छे से रटो, प्रोटीन को अगर हमें डीनेचुरेटेड करना है, प्रोटीन को अगर स्ट्रक्चर को अनकॉइल्ड करना है, ठीक है, प्रोटीन में अगर प्रोटीन के अंदर में प्रोटीन नेटिव फॉर्म में करना हो तो उसमें कुछ हमें फिजिकल चेंज करना पड़ता है, जैसे लाइक टेम्परेचर, और केमिकल चेंज लाइक जैसे पीएच। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें हीट की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए प्रोटीन कैन बी डीनेचुरेटेड बाई हीट। प्रोटीन को डीनेचुरेटेड किया जा सकता है हीट के द्वारा। सो गाइस सी इज़ द राइट आंसर। चलिए, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आपको सामने दिख रहा है कहाँ आया है। ठीक है, आप देखते रहिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है। ठीक है, कह रहा है कि ब्यूरेट टेस्ट इज़ नॉट गिवन बाई। ब्यूरेट टेस्ट इज़ नॉट गिवन बाई। ब्यूरेट टेस्ट को नहीं किया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है बाई कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, कि पॉलीपेप्टाइड के द्वारा, कि यूरिया के द्वारा, कि प्रोटीन के द्वारा। अच्छे समझिए, ब्यूरेट टेस्ट इज़ नॉट गिवन बाई। ब्यूरेट टेस्ट को नहीं दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, कि यूरिया के द्वारा, कि पॉलीपेप्टाइड के द्वारा, ठीक है बच्चों, कि प्रोटीन के द्वारा। तो ब्यूरेट टेस्ट को हम कार्बोहाइड्रेट के द्वारा नहीं दे सकते हैं, नहीं दिया जा सकता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट मतलब कह रहा है जैसे ब्यूरेट टेस्ट आपको अगर करना है तो किसके ऊपर ब्यूरेट टेस्ट हम नहीं कर सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड के ऊपर नहीं कर सकते हैं, ब्यूरेट टेस्ट नहीं किया जा सकता कि प्रोटीन की, यूरिया की, कार्बोहाइड्रेट। तो भैया अच्छे से जान लो कि ब्यूरेट टेस्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट पर नहीं किया जा सकता है, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। ओके, AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों ये। अगला क्वेश्चन है 56, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला 60। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 60 है। ठीक है, जिसमें कार्बन 20% है, हाइड्रोजन 60.67% है। बेटा कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास 60 है और उसमें कार्बन 20% है, हाइड्रोजन 6.67% है, नाइट्रोजन 46.67% है। भैया यह देख लिया करो, समझ में आ जाएगा। 46% नाइट्रोजन केवल यूरिया में रहता है, इसलिए देख के ही ट्रिक समझ में आ जाना चाहिए कंपाउंड कौन होगा। यदि 46% कहीं पर भी आपको नाइट्रोजन दिखे तो एकदम आँख बंद करके बता दो कि ये कंपाउंड यूरिया होगा। कौन होगा? यूरिया। और यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है, चलिए लेकिन आगे पढ़ लिया जाए क्वेश्चन। व्हाइल रेस्ट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रेस्ट में किया गया है। आगे है ऑन हीटिंग इट गिव्स NH3, हीट करने पर वह अमोनिया अपने अंदर से निकालता है। अलॉन्ग विद द सॉलिड रेसिड्यू, ठीक है, द सॉलिड रेसिड्यू
गिव्स वायोलेट कलर, जो उसका सॉलिड पार्ट बचता है वो वायलेट कलर में होगा, विद अल्कलाइन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, अल्कलाइन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ। द कंपाउंड इज, द कंपाउंड कौन होगा भैया? तो सीधे मैं बता दिया कि कंपाउंड वह यूरिया होगा भाई, क्योंकि यूरिया में ही 46% नाइट्रोजन होता है, आपको मालूम होना चाहिए। देख लो यूरिया, यूरिया का फार्मूला रटा होना चाहिए भाई। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, ये फार्मूला NH2 का होता है, NH2CO NH2। तो देखो NH2CO NH2 एकदम पहले में ही है, ठीक है। NH2 का होल ट्वाइस मतलब वही NH2CO NH2, और यहीं आपका आंसर सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर, यूरिया होता है इसका आंसर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूरिया में ही 20% कार्बन है और नाइट्रोजन 46, केवल नाइट्रोजन देख लो 46% है। यूरिया में नाइट्रोजन का अमाउंट 46% होता है, ठीक है। तो आप एकदम आँख बंद करके बताओ सर यूरिया है, और यूरिया का फार्मूला है NH2CO NH2। और ये जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जो सोल्यूशन देगा ये सॉलिड रेसिड्यू देगा, सॉलिड कुछ उसमें मटेरियल बचेगा, ठीक है। और बता रहा है कि कलर उसका वायलेट बना देगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 57 नंबर पे है। अ सर्टेन कंपाउंड गिव्स नेगेटिव टेस्ट विद, दिया है इसमें निनहाइड्रिन एंड पॉजिटिव टेस्ट विद बेनेडिक्ट सोल्यूशन। इट इज़, नंबर 1 है, कह रहा अ सर्टेन कंपाउंड गिव्स नेगेटिव टेस्ट। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो नेगेटिव टेस्ट देते हैं विद किसके साथ? विद देते हैं निनहाइड्रिन के साथ, एंड पॉजिटिव टेस्ट देते हैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो वो कौन सा है भाई, देख के बता दो। तो कह रहा है क्या मोनोसेक्राइड कंपोनेंट होते हैं, कि अमीनो एसिड होते हैं, कि लिपिड्स होता है, प्रोटीन होता है। तो बच्चों अच्छे से जान लो कि केवल मोनोसेक्राइड एक ऐसा कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो निनहाइड्रिन के साथ नेगेटिव टेस्ट देगा और बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो ऐसे कंपोनेंट होते हैं मोनोसेक्राइड कंपोनेंट हैं। और मोनोसेक्राइड के अंतर्गत में आता है ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, गैलेक्टोज आता है। तो बच्चों ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 58 नंबर पे क्वेश्चन है, प्रोटीन्स गिव्स पर्पल कलर व्हेन टेस्टेड विद। प्रोटीन का कलर जो हो, प्रोटीन कह रहा है प्रोटीन गिव्स पर्पल कलर व्हेन टेस्ट, कह रहा है प्रोटीन का किसके साथ रिएक्शन कराया जाए कि वह पर्पल कलर शो करेगा। उसके साथ रिएक्शन करने के बाद क्या निनहाइड्रिन रिएजेंट के साथ करने पे देगा, कि क्या ब्यूरेट टेस्ट के साथ देगा, कि आयोडीन के साथ देगा, कि बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ देगा। तो बेटा हमने अभी ऊपर देखा था, एक क्वेश्चन था अभी आपने देखा था कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा प्रोटीन गिव्स पर्पल कलर। प्रोटीन पर्पल कलर किस कंपाउंड के साथ रिएक्शन के साथ देगा? ब्यूरेट, क्या नाम इसका है, हाँ ब्यूरेट में देगा, कि आयोडीन सोल्यूशन के साथ देगा, कि निनहाइड्रिन के साथ देगा, कि बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ देगा। बेटा अच्छे से जान लो, प्रोटीन जो है पर्पल कलर देगा लेकिन निनहाइड्रिन रिएजेंट के साथ देगा। यदि प्रोटीन का रिएक्शन हम निनहाइड्रिन रिएजेंट के साथ कराएं, प्रोटीन का रिएक्शन निनहाइड्रिन के साथ प्रोटीन का रिएक्शन कराएं, तो जो टेस्ट देगा वो जो कलर शो करेगा वो कलर पर्पल कलर में आएगा। तो आपका जो है निनहाइड्रिन इज़ द राइट आंसर। चलिए बच्चों 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। 59 नंबर पे है आ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट इज। एक गुड बायोलॉजिकल कैटालिस्ट आपको खूब अच्छे से पढ़ा है, एमिनो एसिड है, कि कार्बोहाइड्रेट है, कि नाइट्रोजन है, कि एंजाइम है। हमने 20 बार पढ़ा है कि एंजाइम इज अ गुड बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, इसलिए बच्चों एंजाइम एक गुड बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। सो बी इज़ द राइट आंसर, बी आंसर इसका बच्चा सही आंसर है। 60 नंबर पे क्वेश्चन पे है ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर। हमने 20 बार पढ़ा है भैया कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। इसलिए कह रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सो गाइज ए इज़ द राइट आंसर। ओके चलिए प्रोटीन आपका सही हो गया। 61 नंबर पे है द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है, क्या एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है, डीएनए प्रोड्यूस नहीं करता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करता है, कि विटामिन प्रोड्यूस नहीं करता है? तो बच्चों हमने 20 बार पढ़ा है कि ह्यूमन बॉडी विटामिन का सिंथेसाइज विटामिन को नहीं बनाता है। ह्यूमन बॉडी मनुष्य का जो शरीर होता है, जो ह्यूमन बॉडी है बच्चों, ह्यूमन बॉडी कभी भी विटामिन का सिंथेसाइज नहीं करता है अपने अंदर में। विटामिन वो ऑब्टेन करता है फ्रॉम आउटर सोर्सेस लाइक एज नेचुरल सोर्सेस और
और जो है आप कह सकते हो सिंथेटिक। हम लोग नेचुरल या सिंथेटिक तरीके से विटामिन को गेन करते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में विटामिन का सिंथेसाइज नहीं होता है। तो क्वेश्चन था कि ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है, भाई विटामिन प्रोड्यूस नहीं करेगा और सब प्रोड्यूस करेगा। तो सी इज़ द राइट आंसर बच्चों, सी इसका क्या होगा, राइट आंसर। ओके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी खूब आ रहा होगा। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। और कितनी बार सब पेपर में आए हैं आप देख रहे होंगे सामने, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों 62 नंबर पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज़ वाटर सॉल्युबल। हमने बच्चों पढ़ा है कि टोटल दो विटामिन वाटर सॉल्युबल हैं, बाकी सभी फैट सॉल्युबल होते हैं। तो विटामिन कौन है टोटल देख लीजिए पहले बच्चों, अच्छे से देख लीजिए विटामिन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा था कौन कौन विटामिन वाटर सॉल्युबल है, कौन कौन फैट सॉल्युबल है। टोटल विटामिन होते हैं बच्चों A B C D E K, ठीक है। तो अच्छे से रट लो, विटामिन बी एंड विटामिन सी खूब अच्छे से अंडरलाइन कर लेना आप भी हमारी तरह। विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सॉल्युबल एंड अदर आर फैट सॉल्युबल। ये फैट सॉल्युबल है बच्चों, अच्छे से देख लो, अच्छे से देखो, अंडरलाइन देखो, ये जो मैं अंडरलाइन नीले कलर का कर रहा हूँ ये विटामिन फैट सॉल्युबल में आते हैं। ये विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन डी। विटामिन ए, ई, के, डी ये फैट सॉल्युबल हैं, ठीक है। और बी और सी वाटर सॉल्युबल हैं। कौन है ये बच्चों, ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। अच्छे से जान लो तो समझ में आ गया होगा। विटामिन बी एंड सी वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज़ वाटर सॉल्युबल। भैया बी सी देख ले कौन है, बी दिख रहा है, ये सी आपका राइट हो जाएगा, विटामिन बी वाटर सॉल्युबल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों ये कि 63 नंबर पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैट सॉल्युबल। भैया हमने 20 बार पढ़ा है बी और सी वाटर सॉल्युबल, बाकी सब फैट सॉल्युबल। भैया ई भी फैट सॉल्युबल है, ए भी और डी भी फैट सॉल्युबल है, बी नहीं होता, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज़ वाटर सॉल्युबल, इट इज़ नॉट अ फैट सॉल्युबल। अगला क्वेश्चन है बच्चों 64 नंबर पे देखिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस इज़ काज्ड बाई द डेफिशिएंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स होता है रतौंधी नामक बीमारी, ठीक है, किस विटामिन के कारण, कमी के कारण होती है। हमने 20 बार पढ़ा है बच्चों, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस नामक डिजीज़ होती है। विटामिन ए इज़ द राइट आंसर, ए आपका राइट हो जाएगा। 65 नंबर पे देखते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 काजेज द डिजीज़। विटामिन B1 के कारण कौन सी बीमारी होती है। विटामिन B1 के कारण बच्चों हमने अच्छे से पढ़ा था, बेरी नामक डिजीज़ होती है। तो आपका सी इज़ द राइट आंसर। विटामिन B1 का केमिकल नेम होता है बच्चों थायमीन। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है स्कॉर्बिक एसिड, अच्छे से रट लो। विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामिन। तो अच्छे से भाई रट लो ये सब चीज़ें। तो चलिए अगला नंबर पे है बेटा 66, परनीसियस एनामिया इस काज बाई द डेफिशिएंसी ऑफ। परनीसियस एनामिया एक बीमारी है बच्चों, और ये डिजीज़ किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण होती है, अच्छे से रट लो। अब विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है बच्चों साइनोकोबालामिन। क्या होता है, साइनोकोबालामिन। तो अच्छे से याद हो गया होगा आपको, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण परनीसियस एनामिया नामक डिजीज़ होती है। अच्छे से हम लोग अब आगे देखते हैं बच्चों। 67 नंबर पे क्वेश्चन है, अस्कॉर्बिक एसिड इज़ द केमिकल नेम ऑफ। एस्कॉर्बिक एसिड किसका केमिकल नेम है। तो एस्कॉर्बिक एसिड बेटा विटामिन सी का केमिकल नेम है। विटामिन सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए 68 नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं। 68 पे है द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काजेज। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। हमने पढ़ा है स्कर्बी नामक बीमारी होती है विटामिन सी। तो बेटा सी स्कर्बी किस में है देख लीजिए, स्कर्बी ये है। रिकेट विटामिन डी कारण होती है। परनीसियस एनामिया विटामिन B12 कारण होती है। तो ये सब चीज़ें आपको याद हो जाना चाहिए। स्कर्बी आप अच्छे से रट लो, स्कर्बी जो है नामक डिजीज़ विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। 69 नंबर पे क्वेश्चन है बच्चों, रिकेट्स इज़ काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। रिकेट इज़ काज, रिकेट मीन्स बॉन डिफॉर्मिटीज़ इन चिल्ड्रेन, बच्चों में हड्डियों का मुड़ना, ये विटामिन डी के कारण होता है। और इसका सोर्स होता है सनलाइट, या आप फिश जो बच्चे खाएं, मछलियां में भी विटामिन डी पाई जाती है। तो कह रहा है रिकेट बॉन डिफॉर्मिटीज़ इन चिल्ड्रेन नामक डिजीज़ जो है, ये रिकेट नामक डिजीज़ जो है, इसका रिकेट का मतलब होता है बॉन डिफॉर्मिटीज़ इन चिल्ड्रेन, बच्चों में हड्डियों का मुड़ना, ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर, डी सही है।
70 नंबर पे क्वेश्चन को देखिएगा और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। 70 है विटामिन B12 कंटेन। विटामिन B12 क्या कंटेन करता है भाई? तो कोबाल्ट आयरन कंटेन करेगा कि जिंक करेगा, कैल्शियम करेगा, कोबाल्ट करेगा? तो बच्चों अच्छे से रट लो, विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामिन, ठीक है। और विटामिन डी का केमिकल नेम हुआ विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। लेकिन विटामिन B12 का, यहाँ 12 की बात हो रही है, विटामिन B12 का केमिकल नेम विटामिन B12 का होता है साइनोकोबालामिन। और विटामिन B12 में जो मेटल पाया जाता है वो कोबाल्ट मेटल है। कौन है? कोबाल्ट। तो बी आपका राइट आंसर है। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने 70 क्वेश्चन आपको बताया था, 70 क्वेश्चन हो गया है। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। सभी 12th के बच्चे सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेंगे और अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे, जिससे ये चैप्टर बहुत बेटर तरीके से तैयार हो जाए। भाई मैं आपको बोर्ड लेवल पे तैयारी करा रहा हूँ। ये हमें देखो, सबके पढ़ाने में हमारे पढ़ाने में बस इतना अंतर है कि मैं सिलेबस नहीं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो बोर्ड लेवल पर ख़त्म किया जा रहा है, जिससे मैं दोबारा रिविज़न करना क्या पड़े कि ना पड़े, कोई दिक्कत हमें ना रहे। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड का भी करा दे रहा हूँ, जिससे ये ना हो सर इसको भी रिवीजन करा दो। अच्छे से आप एक बार देख लोगे तो आपको फिर से रिवाइज हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ओके, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू।